बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स इमरान सीरीज़ मुसन्निफ मजहर कलीम MA। दूर से फायरिंग की आवाज़ सुनते ही कर्नल डेविड जैसे उछल पड़ा। फायरिंग की तेज़ आवाज़ें मुसलसल सुनाई दे रही थीं। ओह ओह, ये क्या हो रहा है? कौन फायरिंग कर रहा है? कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा। ये रेलवे स्टेशन की तरफ से फायरिंग हो रही है जनाब, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया। ओह, ये कहीं इमरान का ग्रुप ना हो। जल्दी करो, भेजो किसी को और मालूम करो, जल्दी करो, कर्नल डेविड ने कहा। तो कैप्टन रैंडल ने अपने एक साथी को हिदायत देनी शुरू कर दी और इसका साथी सर हिलाता हुआ तेजी से दरख्त के इस झुंड की तरफ निकल गया। ये आखिर क्या हो रहा है? ये किसने की होगी फायरिंग और किस पर? मेरा ख्याल था कि इमरान सीड फार्म पर हमला करेगा, लेकिन ये अचानक कैसी फायरिंग शुरू हो गई है? कर्नल डेविड ने कहा। जनाब, तुम्हारी के साथी तो सीड फार्म में ही हैं। बहरहाल अभी थोड़ी देर बाद मालूम हो जाएगा, कैप्टन रैंडल ने कहा। और कर्नल डेविड ने इस बात में सर हिला दिया और फिर काफ़ी देर बाद वही आदमी तेजी से झुंड में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर इंतहाई जोश के असरात नुमाया थे। जनाब, झुंड के अंदर सिर्फ एक कार खड़ी है, मेजर ब्राउन साहब के ग्रुप की सरकारी कार, और कुछ नहीं है। अलबत्ता वहाँ खून के धब्बे जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन वहाँ ना कोई आदमी है और ना कोई लाश। इस आदमी ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा। मेजर ब्राउन की लाश? मेजर ब्राउन की कार? ओह, फिर तो यकीनन ये इमरान और इसके साथी होंगे, क्योंकि मेजर ब्राउन की कार उन्हीं के पास थी। वो खुद कहाँ गए? कहीं उन्होंने ये फायरिंग करके मुझे डॉट तो नहीं दिया कि हम उधर जाएं और वो उधर से सीड फार्म पर हमला कर दें? कर्नल डेविड ने उलझे हुए और कदरे बुखलाए हुए लहजे में कहा। वहाँ के आसार देखकर यूँ लगता है जनाब कि वहाँ चारों तरफ से फायरिंग हुई है और खासे अफराद जख्मी हुए होंगे, लेकिन कोई लाश या जख्मी कोई नहीं है, इस आदमी ने जवाब दिया। कैप्टन रैंडल, तुम अपने ग्रुप के साथ यहीं ठहरो, मैं इस आदमी के साथ वहाँ जा रहा हूँ। तुम ख्याल रखना, अगर इमरान सीड फार्म पर हमला करे तो तुमने इस पर फायर खोल देना है, कर्नल डेविड ने कैप्टन रैंडल से कहा। यस बॉस, कैप्टन रैंडल ने कहा। तो कर्नल डेविड तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ा। तुम मेरे साथ आओ और मुझे दिखाओ कि कहाँ है वो जगह, कर्नल डेविड ने इस आदमी से कहा जो इत्तला लेकर आया था, और वो आदमी तेजी से कार की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद कार इस झुंड से निकली और तेजी से आगे बढ़ गई। कर्नल डेविड के हुक्म पर ड्राइवर ने छोटी लाइटें जला रखी थीं और हेडलाइट्स बंद थीं। फ्रंट सीट पर बैठा हुआ आदमी ड्राइवर को बता रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद कार इस झुंड के करीब पहुंच गई तो इस आदमी के कहने पर ड्राइवर ने कार रोक दी। ये झुंड है जनाब, इस आदमी ने कहा। तो कर्नल डेविड सर हिलाता हुआ नीचे उतरा और फिर तेजी से इस झुंड की तरफ बढ़ता चला गया। इस झुंड में वाकई मेजर ब्राउन की सरकारी कार पर, जिस पर GP5 का निशान बना हुआ था, मौजूद थी। इसकी अंदरूनी लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी, लेकिन वहाँ कोई आदमी मौजूद ना था। अलबत्ता वहाँ वाकई जगह जगह खून के धब्बे मौजूद थे और घास बुरी तरह मसली हुई थी। तुम कार चला लेते हो? कर्नल डेविड ने मुड़कर इस आदमी से कहा, जो रहनुमाई करता हुआ यहाँ तक आया था। यस सर, इस आदमी ने जवाब दिया। तो फिर ये कार लेकर आओ, कर्नल डेविड ने कहा और तेजी से वापस मुड़ा और झुंड से निकलकर एक तरफ खड़ी हुई अपनी कार की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर कार के अंदर ही मौजूद था। चलो वापस, कर्नल डेविड ने उकवी सीट पर बैठते हुए कहा। तो ड्राइवर ने कार को बैक किया और फिर मोड़कर वो तेजी से इसे वापस ले जाने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद कर्नल डेविड वापस दरख्तों के इस झुंड में पहुंच गया जहां कैप्टन रैंडल और इसका ग्रुप मौजूद थे। कार रुकते ही कर्नल डेविड दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। क्या हुआ कैप्टन रैंडल? कर्नल डेविड ने कहा। कुछ नहीं सर, वहाँ तो मुकम्मल खामोशी है, कोई हमला नहीं हुआ, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया। यह आखिर सब हो क्या रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। वहाँ झुंड में मेजर ब्राउन की कार के साथ साथ ऐसे निशानात मौजूद हैं जिनसे जाहिर होता है कि वहाँ इमरान और इसके साथी रहे हों, लेकिन अब वहाँ सिवाय इस कार के और कुछ भी नहीं है। ना ही इमरान और इसके साथी वहाँ नजर आ रहे हैं और ना ही कोई और आदमी। अलबत्ता वहाँ मौजूद खून के निशानात बता रहे हैं कि वो लोग वहाँ जख्मी हुए हैं, लेकिन कौन जख्मी हुए और कहाँ गए? फायरिंग किसने की और क्यों की? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, कर्नल डेविड ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने ग्रुप के साथ सीड फार्म में जाऊँ। वहाँ अजीब सी खामोशी मुझे महसूस हो रही है, कैप्टन रैंडल ने कहा। ठीक है, तुम जाओ, अब और क्या हो सकता है? ये तो कोई अजीब सा चक्कर चल रहा है, जाओ देखो, कर्नल डेविड ने कहा। तो कैप्टन रैंडल ने अपने साथियों को हिदायत दी और फिर वो 6 अफराद के साथ झुंड से बाहर निकल गया। कर्नल डेविड के पीछे आगे बढ़ा और फिर झुंड से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। नाइट टेलीस्कोप मुझे ला दो, कर्नल डेविड ने मुड़कर कहा। तो झुंड में मौजूद एक आदमी तेजी से इसके पास आया और इसने नाइट टेलीस्कोप कर्नल डेविड की तरफ बढ़ा दी।
कर्नल डेविड ने नाइट टेलीस्कोप आंखों से लगाई और सीड फार्म की तरफ देखना शुरू कर दिया। कैप्टन रैंडल और इसके साथी तेजी से सीड फार्म की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। कैप्टन रैंडल के साथ साथ ट्रांसमीटर पर कॉल भी कर रहा था। इसके हाथ में छोटा सा ट्रांसमीटर कर्नल डेविड को साफ दिखाई दे रहा था और कर्नल डेविड समझ गया कि वो मादाम डोमेरी को कॉल कर रहा होगा ताकि मादाम डोमेरी के साथी इसे और इसके साथियों को इमरान और इसके साथी समझकर इस पर फाइल ना खोल दें। कर्नल डेविड ने आते हुए एक दूसरे से राब्ते के लिए फ्रिक्वेंसियां मालूम कर ली थी। कर्नल डेविड खामोश खड़ा इन्हें बढ़ता हुआ देख रहा था। फिर अचानक वो चौंक पड़ा जब इसे कैप्टन रैंडल और इसके साथियों को सीड फार्म की तरफ भागते हुए देखा। ये क्या हुआ? ये सब भाग कर क्यों जा रहे हैं? क्या मतलब? कर्नल डेविड ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन जाहिर है वो यहाँ खड़े खड़े सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था। फिर इसे कैप्टन रैंडल और इसके साथियों को सीड फार्म में दाखिल होते देख लिया और इसके साथी ही इसके होंठ भेज गए। थोड़ी देर बाद इसे सीड फार्म के खुले हुए गेट से एक आदमी को निकलकर अपनी तरफ आते देखा। वो तेजी से भागता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। इसका अंदाज बता रहा था जैसे वो जल्द से जल्द कर्नल डेविड तक पहुंचना चाहता हो। क्या हुआ तुम्हें? क्या पागल कुत्ते तुम्हारे पीछे लग गए हैं? कर्नल डेविड ने इसके काफी करीब आ जाने पर आंखों से टेलीस्कोप उतारते हुए चीखकर कहा, सर, वहां सब लोगों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। उन्हें गर्दनें तोड़कर मारा गया है। इस आदमी ने दूर से ही जवाब देते हुए कहा। तो कर्नल डेविड बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? किसकी लाशें? किसने मारा है? किस वक्त? कर्नल डेविड ने बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा। सर, मादाम डोमेरी के साथियों की लाशें वहां मौजूद हैं, लेकिन मादाम डोमेरी और इसकी साथी औरत वहां मौजूद नहीं है और ना ही इनकी लाशें हैं। इस आदमी ने करीब पहुंचकर कहा। ओह, ये कैसे हो सकता है? किसने मारा है उन्हें? चलो मेरे साथ। ओह, कर्नल डेविड ने कहा और तेजी से सीड फार्म की तरफ भागने लगा। वो आदमी भी इसके पीछे था और थोड़ी देर बाद वो सीड फार्म में दाखिल हो रहा था। सर, यहाँ पहले बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फायर किए गए हैं और फिर सबकी गर्दनें तोड़ दी गई हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डॉक्टर हारंग के ऑफिस में इनके मुलाजिम मार्टिन की गर्दन तोड़ी गई थी, कैप्टन रैंडल ने कहा। ओह, इसका मतलब है कि ये काम इमरान और इसके साथियों का है। लेकिन वो खुद कहाँ हैं? वो कब यहाँ आए? कब ये बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फायर हुए? तुम तो चेक कर रहे थे। फिर ये सब कैसे हो गया? कर्नल डेविड ने बुरी तरह उलझे हुए लहजे में कहा। कुछ समझ भी नहीं आ रहा सर, कैप्टन रैंडल ने कहा। तुम्हें समझ ही नहीं आ सकती। तुम हो ही अहमक और डफर आदमी। लोग यहाँ वारदात करके वापस भी चले गए और तुम खड़े मेरा मुंह देख रहे हो, कर्नल डेविड ने गुस्से से चीखते हुए कहा। लेकिन सर, इससे उन्हें क्या फायदा हुआ होगा? कैप्टन रैंडल ने मुंह बनाते हुए कहा। यही बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अगर आ जाती तो मैं तुमसे पूछता नॉनसेंस। लेकिन ये बात तय है कि इमरान कोई काम बगैर किसी मकसद के नहीं करता, कर्नल डेविड ने इसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। अब कैप्टन रैंडल क्या कहता? होंठ भेंचकर खामोश हो रहा। जाहिर है कर्नल डेविड इस वक्त गुस्से में था और कैप्टन रैंडल जानता था कि जब वो गुस्से में हो तो फिर जवाब ना देने में ही आफियत है। जाओ, जाकर मालूम करो कि इस डोमेरी और इसकी साथी औरत कैथी का क्या हुआ। जाओ, यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, कर्नल डेविड ने एक बार फिर हलक के बल चीखते हुए कहा और कैप्टन रैंडल तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया, जबकि कर्नल डेविड वहीं इस तरह की हालत में खड़ा टहलता रहा। इसकी समझ में वाकई ये सारी सिचुएशन ना आ रही थी। इमरान और इसके साथी गायब थे। मादाम डोमेरी के साथी हलाक हो चुके थे। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ था? ये बात कर्नल डेविड की समझ में ना आ रही थी। वो मुसलसल टहलता रहा। थोड़ी देर बाद कैप्टन रैंडल वापस आया। मादाम डोमेरी और इसकी साथी कैथी दोनों को अगवा कर लिया गया है कर्नल। इनकी कारें वहाँ झुंड में मौजूद हैं, लेकिन वो दोनों गायब हैं और वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस की बू अभी तक मौजूद है, कैप्टन रैंडल ने कहा। तो फिर क्या मतलब हुआ इस सारी कार्रवाई का? कर्नल डेविड ने कहा। सर, मैंने इस बारे में सोचा है। इससे सूरत हाल उलझी हुई लगती है। मेरा ख्याल है कि इमरान और इसके साथी इसी झुंड में छुपे हुए थे जहाँ मेजर ब्राउन की कार थी। डोमेरी और कैथी दरख्तों के इसी झुंड में चली गई, जबकि इनके साथी यहाँ पहरा दे रहे। हमारा ख्याल था कि ये लोग ओपन हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने ओपन हमला करने की बजाय गोरीला टाइप वारदात की है। उन्होंने बाला डोमेरी और कैथी को इस झुंड से अगवा किया और इसके साथी किसी तरह अंधेरे में यहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए और उन्होंने यहाँ मौजूद अफराद को पहले बेहोश करने वाली कैप्सूलों की मदद से बेहोश किया और फिर अंदर दाखिल होकर इन सब की गर्दनें तोड़ दी और निकल गए, कैप्टन रैंडल ने बड़ी जहानत से तज्जिया करते हुए कहा। और इसके बाद वो हवा में गायब हो गए। क्यों? वो फायरिंग किसने की? जिन्होंने की होगी। वहाँ जख्मी कौन हुए? और फिर वो जख्मी कहाँ गए? और इमरान और इसके साथी कहाँ चले गए? बोलो, जवाब दो, कर्नल डेविड ने बड़ी तंजिया लहजे में कहा।
सर, मैं आपकी जैसी अकल का मालिक तो नहीं हो सकता। आप तो इंतहाई गहराई में तज्जिया करते हैं, और आप जैसा ज़हीन आदमी तो पूरे इसराइल में और कोई है ही नहीं। मैं तो जो कुछ सीखा है आपसे ही सीखा है, कैप्टन रैंडल ने खुशामदाना लहजे में कहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर कर्नल डेविड के गुस्से को फौरी तौर पर खुशामद के जरिए ठंडा ना किया गया तो हो सकता है कि इस सारी वारदात की जिम्मेदारी इस पर डालकर इसे ही गोली से उड़ा ना दे। वो ऐसा ही आदमी था, इसलिए इसने जानबूझकर ये फिक्रे कहे थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुमने वाकई बड़ी जहानत भरा तज्जिया किया है, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। गुड, वेरी गुड, कर्नल डेविड ने एन तवक्का के मुताबिक फौरन ही इंतहाई नरम लहजे में कहा। ये जनाब की मेहरबानी है कि आप इस तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहते हैं, कैप्टन रैंडल ने कहा तो कर्नल डेविड का चेहरा और ज़्यादा खिल उठा। ठीक है ठीक है, ज़हीन मातहतों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बोलो, और क्या सोचा है तुमने? कर्नल डेविड ने ना सिर्फ नर्म बल्कि मुसरत भरे लहजे में कहा। सर, मेरा ख्याल है कि इमरान और इसके साथियों पर अचानक किसी अजनबी ग्रुप ने हमला कर दिया है और वो इन्हें जख्मी करके वहां से उठाकर ले गए हैं, कैप्टन रैंडल ने कहा तो कर्नल डेविड बेख्तियार चौंक पड़ा। अजनबी ग्रुप? क्या मतलब? अजनबी ग्रुप कौन सा हो सकता है, और इसने क्यों ऐसा किया, और फिर इन्हें क्या जरूरत थी जख्मियों को लेकर जाने की? कर्नल डेविड ने होंठ चबाते हुए कहा। हो सकता है कि यह हुकूमत की कोई और एजेंसी हो, जैसे डोमेरी की एजेंसी थी, या फिर यह भी हो सकता है कि डोमेरी की एजेंसी का ही कोई और ग्रुप हो और वो डोमेरी और कैथी को इनके पंजे से छुड़ाने आया हो, कैप्टन रैंडल ने कहा। हाँ, ये हो सकता है, ये औरत बहुत गहरी है, हो सकता है कि इसने एक और खुफिया ग्रुप इधर छुपा रखा हो, यही हो सकता है। इसका मतलब है कि इमरान और इसके साथी अब डोमेरी के कब्जे में पहुंच चुके हैं। वेरी बैड, इसका मतलब है कि उन्होंने GP5 को शिकस्त दे दी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें हर सूरत में इनसे इमरान और इसके साथियों की लाशें छीननी है, कर्नल डेविड ने गुस्से से चीखते हुए कहा। सर, ये लाजमन इन्हें अपने हेडक्वार्टर लेकर जाएंगी, इसलिए हमें इनका हेडक्वार्टर तलाश करना पड़ेगा, फिर ही सूरत हाल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैप्टन रैंडल ने कहा। ओह हाँ, ठीक है, तो फिर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जल्दी करो, यहाँ से निकलो और हेडक्वार्टर तलाश करो, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा और तेजी से बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गया। इमरान के जहन में इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलती गई, जैसे सुबह का उजाला होने पर रात की स्याही आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के मुकाबिल गायब होती चली जाती है, और फिर इसकी आंखें एक झटके से खुल गईं। इसके साथ ही जैसे इसके जहन के पर्दे पर फिल्म सी चलना शुरू हो गई। इसे याद आ गया कि अचानक झुंड के चारों तरफ से इस पर बेतहाशा फायरिंग शुरू हो गई थी, और सफदर के चीखने और नीचे गिरने की आवाज़ सुनते ही वो सब जमीन पर गिरे थे। लेकिन फायरिंग की शिद्दत देखकर इसने सबको दरख्तों पर चढ़ने के लिए कहा था, और इसके साथ ही वो खुद भी दरख्त पर चढ़ने लगा था कि इसके पहलू में गर्म सलाख सी उतरती हुई महसूस हुई थी, और इसके साथ ही इसका सांस गले में अटक गया था, और सब एहसासात खत्म होने से पहले इसके कानों में जूलिया की आवाज़ें पड़ी थी, जो इसका नाम लेकर चीख रही थी, और इसके बाद इसे अब होश में आया था। इसने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गया, क्योंकि इसका जिस्म हरकत ना कर सका था। वैसे इसने देखा था कि वो दरख्तों के इस झुंड की बजाय बाकायदा किसी अस्पताल के कमरे में बिस्तर पर मौजूद था। इसके जिस्म पर सुर्ख रंग का कंबल पड़ा हुआ था, लेकिन ये कमरा खाली था। इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि ये सब कुछ इसकी समझ से बाहर था। झुंड पर फायरिंग किसने की, और फिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचा? इसके साथियों का क्या हुआ, और वो किसकी कैद में है? कोई बात इसकी समझ में ना आ रही थी, इसलिए इसने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। इसी लम्हे से कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, तो इसने चौंक कर आंखें खोल दी। आपको होश आ गया? वेरी गुड, कमरे में दाखिल होने वाली लड़की ने इंतहाई मुस्तरद भरे लहजे में कहा, और फिर इससे पहले कि इमरान इससे कुछ पूछता, वो तेज़ी से मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई, और इमरान ने बेख्तियार एक और तवील सांस लिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला, और एक अधेड़ उम्र डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे वही लड़की थी। डॉक्टर के चेहरे पर मुसरत के तासुरात नुमाया थे। वो तेजी से इमरान की तरफ बढ़ा। आपको होश आ गया? गुड शो, अब क्या हाल है आपका? डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप कानों से लगाते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा, और इसके साथ ही इसने तेजी से इमरान को चेक करना शुरू कर दिया। आपने शायद इन मोहतरमा को पहली बार मेरे कमरे में भेजा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो डॉक्टर चौंक कर सीधा हो गया। किन मोहतरमा को? किस मोहतरमा की बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने हैरान होकर कहा। ये मोहतरमा जो नर्स की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। मुझ जैसे हुस्न के कदर शनास को होश ही तबा सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो डॉक्टर बेख्तियार हंस पड़ा, जबकि इसकी साइड पर खड़ी लड़की का चेहरा शर्म से गुलनार सा हो गया था। जाहिर है इमरान की वजाहत के बाद दोनों ही इमरान की बात का मतलब समझ गए थे। आपकी हालत वाकई अब खतरे से बाहर है, थैंक गॉड,
डॉक्टर ने दूसरे लम्हे सीधे होते हुए मुसर्रत भरे लहजे में कहा। शुक्रिया डॉक्टर, आप जैसे मसीहा और इन मोहतरमा जैसी मसीहाई जब एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो मुझ जैसे मरीज की हालत तो ठीक ही होनी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया इमरान साहब, आप जैसे अजीम इंसान के मुंह से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसर्रत है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। आप मुझे जानते हैं? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, आप रेड हॉक के खुफिया अस्पताल में हैं जनाब। मैं सौले साहब को बताता हूँ, वो आपको तफसील बताएंगे, डॉक्टर ने मुड़ते हुए कहा। एक मिनट डॉक्टर, इमरान ने अकलक बेचैन लहजे में कहा। जी, डॉक्टर ने मुड़ते हुए कहा। मेरे साथियों का क्या हुआ? इमरान ने बेचैन लहजे में पूछा। आपका एक साथी जख्मी था, लेकिन वो अब ठीक है। इसकी रान में गोली लगी थी, बाकी सब ठीक हैं और आपके होश में आने की शिद्दत से मुंतज़िर हैं, डॉक्टर ने कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। सौले और रेड हॉक का नाम सुनकर वो समझ गया था कि फ़लस्तीनी ग्रुप ने इन्हें दुश्मनों से बचाकर यहाँ तक पहुँचाया होगा, लेकिन दुश्मन कौन थे और वो अचानक कैसे पहुँच गए थे? लेकिन जाहिर है इसके पास इन सवालों के जवाब में मौजूद ना था। नर्स भी मुड़कर डॉक्टर के साथ ही बाहर चली गई थी। वैसे वो जाते हुए इमरान को जिन नज़रों से देखकर गई थी, इससे इमरान समझ गया था कि वो इमरान के मुंह से अपने हुस्न की तारीफ सुनकर बेहद खुश हुई थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा एक धमाके से खुला और सबसे आगे जूलिया और इसके पीछे बाकी साथी अंदर दाखिल हुए। इन सब के चेहरों पर मुसर्रत के तासुरात नुमाया थे। खुदाया, तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली, जूलिया ने इमरान के करीब आते ही बड़े तशक्कुराना लहजे में कहा। लेकिन अफसोस, तनवीर की बद्दुआएं कबूल ना हो सकी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें बद्दुआ देना दरअसल पाकिशिया को बद्दुआ देना है, इसलिए मजबूरन दुआ देनी पड़ती है, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कमरा बेइख्तियार कहकहों से गूंज उठा और इमरान भी तनवीर की इस बात पर बेइख्तियार हंस पड़ा। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और रेड हॉक का इंचार्ज सौले अंदर दाखिल हुआ। इमरान साहब, आपको होश में आने की खबर सुनकर सबसे ज़्यादा मुसरत मुझे हुई है, वरना यकीनन मैं खुदकुशी कर लेता, सौले ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा। हैरत है, मुझ जैसे हकीर फ़कीर के भी ऐसे चाहने वाले मौजूद हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए कि आप जख्मी भी हमारे ही हाथों हुए थे। अगर मिस जूलिया साहिबा आपका नाम लेकर चीखना शुरू ना कर देती तो यकीनन हम सब आपका खात्मा कर देते, लेकिन मिस जूलिया की आवाज़ में आपका नाम सुनकर मैंने फ़ौरन फायरिंग बंद कर देने का हुक्म दे दिया, लेकिन इसके बावजूद आप शदीद जख्मी हो चुके थे, सौले ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तुमने फायरिंग की थी? वो क्यों? इमरान ने हैरान होकर कहा। इमरान साहब, जहाँ मौजूद थे वहाँ से करीब ही हमारा एक खास अंडरग्राउंड पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट में हम इंतहाई कीमती असलहा स्टोर करते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही आदमी होता है। इस आदमी ने आपको और आपके साथियों को देखकर ये समझा कि आपका ताल्लुक GP5 से है, क्योंकि आपके पास गाड़ी भी GP5 की थी। वो आदमी वहाँ पॉइंट पर अकेला था, इसलिए इसे मुझे ट्रांसमीटर पर कॉल करके सूरत हाल बताई। चूँकि हमारा ये पॉइंट इंतहाई अहम है, इसलिए मैं फ़ौरन अपने ग्रुप के साथ वहाँ के लिए रवाना हो गया। हम लोग इंतहाई मोहतात अंदाज में अपने पॉइंट पर पहुँचे। वहाँ मुझे बताया गया कि इस झुंड में कर्नल डेविड भी मौजूद है, क्योंकि हमारे ट्रांसमीटर कैचर ने इस झुंड से होने वाली एक ट्रांसमीटर कॉल भी कैच की थी, जिसमें कर्नल डेविड किसी डॉक्टर हारंग से गुफ्तगू कर रहा था। इस पर मैंने प्लान बनाया कि इस झुंड को चारों तरफ से घेर कर इस तरह फायर खोला जाए कि अंदर मौजूद कोई आदमी भी जिंदा ना बच सके। चुनाचा हम अपने पॉइंट से बाहर निकले और फिर इंतहाई मोहतात अंदाज में इस झुंड के चारों तरफ फैल गए। मेरे पास खुसूसी कौशनर था और हम खास तरीके के मुताबिक मिशन के वक्त बोलने की बजाय एक दूसरे को तमाम हिदायत इसी कौशनर के जरिए देते थे। चुनाचा मैंने कौशनर की मदद से फायरिंग का हुक्म दिया और खुद भी फायरिंग करता हुआ इस झुंड की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक मेरे कानों में मिस जूलिया के चीखने और बार बार आपका नाम लेने की आवाज़ें पड़ी, तो मैं बुरी तरह ठिठक गया और मैंने कौशनर के जरिए फौरी तौर पर फायरिंग बंद करा दी और इसके साथ ही मैंने चीख कर अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। मुझे खतरा था कि कहीं आपके साथी हम पर फायर ना खोल दें, लेकिन मेरी आवाज़ पर आपके साथी कैप्टन शकील साहब ने जवाब दिया और फिर हम सब अंदर दाखिल हो गए। तो आपके पहलू में 2 गोलियां लगी थी और आपकी हालत बेहद खतरनाक थी। आपके साथी सफदर साहब की टांग में गोली लगी थी, जबकि आपके बाकी साथी महफूज थे। हम फौरन आपको और सफदर को उठाकर अपने पॉइंट पर ले आए। आपको वहाँ कैप्टन शकील साहब ने इब्तदाई तौर पर ज़रूरी तिबी इमदाद दी और सफदर साहब को भी तिबी इमदाद दी गई, लेकिन आपकी हालत देखकर कैप्टन शकील साहब ने फौरन आपको किसी अस्पताल में शिफ्ट करने का कहा। तो हम आपको उठाकर अपने साथियों समेत वहाँ से पैदल निकले और एक लंबा चक्कर काटकर अपने एक और अड्डे पर ले गए। वहाँ हमने गाड़ियाँ हासिल की और फिर अपने इस खुफिया अस्पताल में पहुँच गए। यहाँ आपका और सफदर साहब का ऑपरेशन हुआ। सफदर साहब की हालत तो इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद ही संभल गई थी,
लेकिन आपको गोलियां जिस तरह लगी थीं वो खासी खतरनाक थीं। बहरहाल डॉक्टर ने 2 घंटे तक आपको ऑपरेशन किया और उम्मीद दिलाई कि आप बच जाएंगे। चुनाचा हम सब इस दौरान मुसलसल आपकी सेहत के लिए दुआएं मांगते रहे। अब जब डॉक्टर साहब ने आकर बताया कि ना सिर्फ आप होश में आ चुके हैं बल्कि आपकी जहनी सेहत भी ठीक है, तो हम सब ने बेइख्तियार अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। सॉली ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, जहनी सेहत का डॉक्टर साहब को कैसे इल्म हो गया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस नर्स का चेहरा देखकर जिसके हुस्न की तुमने होश में आते ही तारीफें शुरू कर दी थी। जूलिया ने फौरन ही जवाब दिया और कमरा बेइख्तियार कहकहों से गूंज उठा और इमरान भी बेइख्तियार हंस पड़ा। वो डोमेरी और कैथी, इनका क्या हुआ? इनसे नक्शा हासिल करना था। इमरान ने चौंक कर कहा, हम इन्हें साथ ही ले आए थे। डोमेरी ने वो नक्शा अपने हेडक्वार्टर में रख लिया था। चुनाचे सौरे के ग्रुप की मदद से फौरी तौर पर इस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया और वहां से वो नक्शा हासिल कर लिया गया। लेकिन डोमेरी इस चक्कर में खत्म हो गई। जूलिया ने कहा, खत्म हो गई? क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा, डोमेरी ने हमें डॉज देने की कोशिश की थी। इसे हेडक्वार्टर में जिस जगह इस नक्शे की मौजूदगी बताई थी वहाँ नक्शा नहीं था। चुनाचा मजबूरन मुझे डोमेरी की रूह से वो असल जगह मालूम करनी पड़ी। जूलिया ने कहा, और इसके बाद जाहिर है बेचारी रूह का इस गंदी दुनिया में रहने का क्या काम? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और वो सब बेख्तियार हंस पड़े। इसकी साथी औरत कैथी बेहोशी के आलम में जख्मी हो गई थी। हम इसे उठाकर अड्डे पर ले गए थे और इसे कैप्टन शकील ने तभी इमदाद देने की कोशिश की, लेकिन वो बच ना सकी थी। जूलिया ने खुद ही कैथी के मुतालिक भी बता दिया। अब मुझे यहाँ से कब इजाज़त मिलेगी? क्योंकि हमारा असल काम तो वैसे का वैसा ही है और अब तक जो कुछ होता रहा है सिवाय भाग दौड़ के और कुछ भी नहीं हुआ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, झुंड में कर्नल डेविड की आवाज़ में आप खुद कॉल करते रहे थे ना? कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, मैंने डॉक्टर हारंग से बात की थी। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं डॉक्टर साहब से मालूम करता हूँ, सौले ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम सब सौले के साथ यहाँ आ गए। तुम्हें वहाँ की सूरत हाल तो मालूम करनी चाहिए थी। कर्नल डेविड भी तो वहाँ मौजूद था। इमरान ने सौले की जाते ही अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारी हालत देखकर हम सबके होशो हवास गुम हो गए थे। ये तो कैप्टन शकील ने अपने आप को संभाले रखा और हम इस हद तक पहुंच गए और डोमेरी और कैथी को साथ लेकर गए थे, वरना न जाने क्या हो जाता। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर से पहले कि मजीद कोई बात होती, सवाले इस डॉक्टर के साथ अंदर दाखिल हुआ। इमरान साहब, आपको 1 हफ्ते तक हर सूरत में यहाँ रहना होगा। इससे पहले आपको किसी सूरत भी रुख्सत नहीं दी जा सकती, डॉक्टर ने बड़े हतमी लहजे में कहा। आपने शायद मेरे जिस्म को बिस्तर के साथ क्लिप कर रखा है, इमरान ने कहा। हाँ, और आपके जख्मों की नौयत के लिहाज से ऐसा करना ज़रूरी है, डॉक्टर ने कहा। आप ये क्लिपिंग ख़त्म कर दें। मुझे अपने जख्मों की नौयत का अंदाज़ा हो गया है, इसलिए आप बेफिक्र रहें, ये ख़राब नहीं होंगे। और मुझे एक कागज़ भी दे दें, मैं आपको एक खुसूसी क्रीम लिख कर देता हूँ। अगर ये क्रीम तेल अबीब से ना मिल सके तो एक्रीमिया से मंगवा लें। इस क्रीम के लगने के बाद जो काम हफ्तों में होता है वो घंटों में हो जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सी क्रीम? डॉक्टर ने हैरान होकर कहा। बड़ा लंबा और मुश्किल सा नाम है, ज़बानी मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मैंने भी लिखकर इसे याद किया था। एक मिशन के दौरान एक डॉक्टर साहब ने इसे इस्तेमाल किया था, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर आगे बढ़कर इसने पहले इसके बाजुओं को क्लिपों से आज़ाद किया और इसके बाद इसके जिस्म के गिर्द मौजूद क्लिप हटाने शुरू कर दिए। कैप्टन शकील, मुझे सहारा देकर उठाओ, और तनवीर, तुम मेरे पीछे सिरहाने ऊपर कर दो, इमरान ने तनवीर और कैप्टन शकील से कहा और वो दोनों इसकी हिदायत के मुताबिक हरकत में आ गए। चंद लम्हों बाद इमरान इनके सिरहानों से पुष्ट लगाए इत्मीनान से बिस्तर पर बैठ गया था। डॉक्टर ने एक तरफ रखा हुआ कागज़ उठाकर इमरान को दे दिया और साथ ही जेब से कलम निकालकर इसके हवाले कर दिया। तो इमरान ने कागज़ पर इस करीम का नाम लिख दिया और फिर डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर काफ़ी देर तक कागज़ पर लिखा हुआ करीम का नाम पढ़ता रहा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। मैं पहली बार ये नाम देख रहा हूँ। बहरहाल ठीक है, मैं मालूम कराता हूँ, डॉक्टर ने कहा। आप ये मुझे दें, इसे मंगवा कर आप तक पहुँचाना मेरी ड्यूटी है, सौले ने कहा और डॉक्टर के हाथ से कागज़ ले लिया और फिर वो दोनों वापस चले गए। जूलिया, वो नक्शा मुझे दो जो डोमेरी से तुमने हासिल किया है, इमरान ने जूलिया से कहा। मैं लेकर आती हूँ, जूलिया ने कहा और उठकर कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कैप्टन शकील, तुम सौले से मिलकर कोई लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर लेकर आओ, शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए, इमरान ने कैप्टन शकील से कहा और कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सफदर का क्या हाल है? इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर पूछा। ठीक है, लेकिन अभी खुद चल नहीं सकता, तनवीर ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जूलिया वापस आई।
तो इसके हाथ में एक तयशुदा कागज था। डुमई के हेडक्वार्टर पर हमले का हाल नहीं सुनाया तुमने? इमरान ने कागज देते हुए मुस्कुराकर पूछा। ये सारा काम सॉले और इसके ग्रुप ने किया है। डुमई से मैंने इसके हेडक्वार्टर के बारे में तफसील पूछ ली थी। मैं तो इस वक्त वहां गई थी जब सॉले का ग्रुप इस पर काबिज था। जूलिया ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इसने इस दौरान कागज खोल लिया था और इसकी नजरें कागज पर बने हुए नक्शे पर जमी हुई थी। मैंने इस पर गौर किया है, लेकिन मुझे तो इसकी समझ में नहीं आई। ये नक्शा तो आम लेबोरेटरियों से हटकर बना हुआ है, जूलिया ने कहा। हाँ, ये दूसरी टाइप का नक्शा है। इसमें लेबोरेटरी का हिस्सा थोड़ा सा है, अलबत्ता फैक्ट्री का हिस्सा ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ टेस्टिंग वे भी बनाया गया है और यही शायद हमें काम भी दे जाए, इमरान ने कहा। टेस्टिंग वे? क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर पूछा। किसी भी हथियार या तैयारी को टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक को लेबोरेटरी वे कहा जाता है और दूसरे को ओपन वे कहा जाता है। यहाँ बाकायदा लेबोरेटरी वे बनाया गया है। इसका मतलब है कि लॉन्ग बर्ड तैयारी को इस लेबोरेटरी वे में बाकायदा टेस्ट किया जाएगा, इमरान ने कहा। लेबोरेटरी में टेस्टिंग कैसे हो सकती है जब तक वो फिजा में उड़कर टारगेट तक ना पहुंचे, जूलिया ने कहा। इसके लिए खुसूसी काम करना पड़ता है। छोटे छोटे नमूने बनाकर इन्हें मुख्तलिफ मशीनों के अंदर टेस्ट किया जाता है और फिर इनके नताइज से इनके फील्ड नताइज निकाले जाते हैं। ये एक खुसूसी साइंसी तरीका है। जिस हथियार को इंतहाई खुफिया रखना होता है, इसके लिए एक खुसूसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद कैप्टन शकील वापस आया। इसके हाथ में एक जदीद साख्त का ट्रांसमीटर था। इमरान साहब, मैंने भी इस नक्शे पर गौर किया है। मेरा ख्याल है कि हमें सीड फार्म वाले रास्ते की बजाय टेस्टिंग वे वाले रास्ते को इस्तेमाल करना चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन वो भी तो मुकम्मल तौर पर सील्ड है। रास्ता कहाँ है? इमरान ने चौंक कर कहा। टेस्टिंग वे के एग्जॉस्ट के लिए खुसूसी रास्ते बनाए जाते हैं। मैं इनके मुतालिक कह रहा था, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। ओह हाँ, लेकिन वहां से किसी इंसान का अंदर दाखिल होना तो नामुमकिन होता है कैप्टन शकील। इसे तो न जाने कितने टन देकर बाहर निकाला जाता है, इमरान ने कहा। जब टेस्टिंग हो रही हो तब तो ये वाकई नामुमकिन है, लेकिन इमरान साहब, जब टेस्टिंग ना हो रही हो तब तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन इस वक्त तक इसका आखिरी हिस्सा ब्लॉक रहता है, इसे कैसे खोला जाएगा? इमरान ने कहा। हाँ, ये तो है। बहरहाल मैंने तो एक आइडिया दिया था, कैप्टन शकील ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ये काम तो मेरे जिम्मे लगा दो, अचानक तनवीर ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। कौन सा काम? इमरान ने चौंक कर पूछा। ये जो कुछ कैप्टन शकील कह रहे हैं, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। वो ब्लॉकिंग डायरेक्ट एक्शन से नहीं खोली जा सकती, वो साइंसी तौर पर और मैकेनिज्म के जरिए ब्लॉकिंग होती है, इमरान ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, कोशिश तो बहरहाल की जा सकती है, तनवीर ने जवाब दिया। एक और काम हो सकता है, इमरान ने अचानक कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। कौन सा काम? कैप्टन शकील ने चौंक कर कहा। इस आखिरी ब्लॉकिंग को इंतहाई ताकतवर डायनामाइट के जरिए उड़ाया जा सकता है। इसके बाद अंदर दाखिल हुआ जा सकता है, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, फिर तो वहाँ मौजूद सब लोगों को इसका इल्म हो जाएगा और इसके बाद अंदर दाखिल होना तो खुदकुशी के मुतरादिफ है, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। अगर डॉक्टर हारंग को वहाँ तक किसी तरह पहुँचा दिया जाए तो इसे काबू किया जा सकता है, और एक बार डॉक्टर हारंग काबू में आ जाए तो फिर इस कॉम्प्लेक्स को तबाह किया जा सकता है, वरना नहीं, इमरान ने कहा। लेकिन डॉक्टर हारंग वहाँ कैसे जाएगा? वो तो शायद इस सारे कॉम्प्लेक्स का इंचार्ज है, कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ओह, एक और तरीका हो सकता है। वेरी गुड, अचानक इमरान ने चौंकते हुए कहा। कौन सा तरीका? कैप्टन शकील के साथ साथ बाकी साथियों ने भी चौंकते हुए कहा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मैं पूरी तरह फिट हो जाऊं, इमरान ने कहा। आप तरीका तो बताएं, कैप्टन शकील ने कहा। ये देखो, ये नक्शा है और ये है सीड फार्म, लेकिन इस सीड फार्म से शुमाल की तरफ तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर एक स्पेशल वे है जो किसी इमरजेंसी के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर रेड ब्लॉक वॉल से बंद कर दिया गया। अगर इसे किसी तरह खोल लिया जाए तो यहाँ से हम बराह रास्त मेन लेबोरेटरी तक आसानी से पहुँच सकते हैं और वहाँ सुपर चार्जर लगाया जा सकता है, इमरान ने कहा। ये रेड ब्लॉक वॉल तो किसी सूरत भी नहीं तोड़ी जा सकती और ना इसे हटाया जा सकता है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। कोई ऐसा हल निकालो कि जिससे मामला हतमी तौर पर हल हो सके, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। असल में हमारी वजह से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हर लिहाज से सील्ड कर दिया गया है। अब ना ही कोई अंदर जा सकता है और ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है, और ऐसा वो इस वक्त तक करेंगे जब तक लॉन्ग बर्ड को तैयार करके लेबोरेटरी वेपर टेस्ट नहीं कर लिया जाता। इसके बाद तो इसे सिर्फ यहाँ से ले जाना है और फिर टारगेट पर रवाना कर देना है। इसलिए हमारे लिए सील्ड कॉम्प्लेक्स को खोलना एक मसला बना हुआ है, इमरान ने कहा। वहाँ तुम कर्नल डेविड और डुमेरी को चक्कर देकर क्या करना चाहते थे? जूलिया ने कहा। मेरा ख्याल था कि कर्नल डेविड थक कर वापस चला जाएगा।
इस तरह सील्ड फार्म खाली हो जाएगा और वहां कब्जा करके वहां से किसी रास्ते की तरह खोला जाए। लेकिन अब इस नक्शे को देखने के बाद ये बात सामने आई है कि जो कुछ मैंने अपने तौर पर सोचा था वो गलत था। इस रास्ते को भी रेड ब्लॉक वॉल से बंद कर दिया गया है। इमरान ने कहा, क्या इस नक्शे में ये सब कुछ लिखा हुआ है? जबकि नक्शा तो पहले का है और हम तो अब इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जूलिया ने कहा, इसमें वो मखसूस निशानात मौजूद हैं कि जब कॉम्प्लेक्स को सील किया जाएगा तो क्या क्या तरीका और क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा। इमरान ने जवाब दिया और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। मेरा ख्याल है इमरान साहब, क्या आप हमें इजाज़त दें तो स्पेशल वे पर कोशिश कर देखें, कैप्टन शकील ने कहा। कोशिश करना फजूल है कैप्टन शकील, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम कोशिशें करते रहें। एक एक लम्हा जो गुजर रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। लामहला बात है कि इन्हें मालूम है कि हम इस कॉम्प्लेक्स को तबाह करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसलिए इनकी हत्तल वसा यही कोशिश होगी कि वो हमारी किसी कार्रवाई या कोशिश से पहले इस लॉन्ग बर्ड को तैयार करके इस काबिल बना दें कि ये और कुछ नहीं तो कम से कम पाकिस्तान के एटमी मराकज़ को तबाह कर सके। इसलिए वहाँ यकीनन दिन रात काम हो रहा होगा। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, तो फिर कोई तरीका सोचो। पहले तो तुम लेबोरेटरियाँ एक फ़ोन करके तबाह कर दिया करते थे, इस बार तुम्हें क्या हो गया है? जूलिया ने भिनाए हुए लहजे में कहा। अब वो लोग पहले से चौकन्ना है। ट्रांसमीटर और फ़ोन कॉल्स का ताल्लुक बराह रास्त सिर्फ डॉक्टर हारंग तक रखा गया है। मेन मशीनरी से इसे लिंक ही नहीं किया गया। इसलिए इस बार तो अंदर दाखिल हुए बगैर कुछ मुमकिन ही नहीं, और अंदर दाखिल होने के तमाम रास्ते बंद हैं। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब है कि ये नक्शा हमारे लिए मुफीद साबित नहीं हो सका। जूलिया ने कहा, हाँ बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। इमरान ने जवाब दिया और नक्शे वाला कागज़ एक तरफ रखकर इसने आंखें बंद कर ली। तुम फिलहाल आराम करो, जब तुम ठीक हो जाओगे फिर देख लेंगे, जूलिया ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। ये नक्शा और ट्रांसमीटर यहाँ छोड़ जाओ, इमरान ने कहा, और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया और चंद लम्हों बाद कमरा खाली हो गया। इमरान आंखें बंद किए लेटा हुआ था, लेकिन इसके जहन पर कॉम्प्लेक्स का नक्शा मौजूद था। वो कोई ऐसा पॉइंट सोचना चाहता था जिसकी मदद से वो हतमी तौर पर इस कॉम्प्लेक्स को लॉन्ग बर्ड की तैयारी से कबल तबाह कर सकता, लेकिन कोई पॉइंट इसकी समझ में ना आ रहा था। वो मुसलसल आंखें बंद किए इस बारे में सोच रहा था। चंद लम्हों बाद इसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो इसने आंखें खोल दी। एक नर्स हाथ में ट्रे उठाए इसकी तरफ बढ़ रही थी। ये वो नर्स नहीं थी जो पहले डॉक्टर के साथ आई थी। इंजेक्शन लगाना है जनाब, नर्स ने करीब आकर ट्रे को मेज़ पर रखते हुए कहा। यस सिस्टर, इमरान ने आंखें खोलते हुए कहा और नर्स ने इंजेक्शन तैयार किया और इंजेक्शन लगाने में मसरूफ़ हो गई। जब नर्स इंजेक्शन लगाकर और चार्ट में इसका इंदराज करके वापस चली गई तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। इसके जहन में अचानक एक अछूता ख्याल आ गया था। इसने जल्दी से आंखें खोली और साथ पड़ा हुआ नक्शा उठाया और इसे गौर से देखने लगा। चंद लम्हों तक नक्शे को गौर से देखने के बाद इसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। इस कॉम्प्लेक्स को भी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वेरी गुड, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर एक साइड पर पड़ी हुई घंटी पर हाथ मारा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला, एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस सर, नौजवान जिसने अस्पताल के मुलाजिमों जैसा कोट पहना हुआ था अंदर दाखिल होकर कहा। मेरी साथी हैं मिस जूलिया, इन्हें बुला लो, इमरान ने इससे मुखातिब होकर कहा। यस सर, इस नौजवान ने जवाब दिया और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और जूलिया अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात नुमायां थे। क्या हुआ, खैरियत? जूलिया ने कदरे मुतफक्किराना लहजे में कहा। जूलिया, क्या तुम इस कॉम्प्लेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगा सकती हो? इमरान ने कहा तो जूलिया बेइख्तियार चौंक पड़ी। कॉम्प्लेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन? क्या मतलब? क्या तुम्हारे जहन पर तो असरात नहीं होंगे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारी मौजूदगी में बेचारे जहन का क्या काम, वो तो रोबे हुस्न से ही माऊफ हो जाता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास मत करो, सीधी तरह बताओ कि क्या बात है, किस इंजेक्शन की बात कर रहे हो तुम? जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। अभी एक नर्स ने आकर मुझे इंजेक्शन लगाया तो मेरे जहन में अचानक ख्याल आया कि इस कॉम्प्लेक्स के साथ भी तो ये काम किया जा सकता है, इमरान ने कहा। वो किस तरह? किसी इमारत या किसी कॉम्प्लेक्स को कैसे इंजेक्शन लगाया जा सकता है? तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया है, तुम इतना जोर मत दो अपने जहन पर, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। ये देखो नक्शा, इसमें ये निशानात कॉम्प्लेक्स में ताज़ा हवा के दाखिले को जाहिर कर रहे हैं। अगर इन सुराखों के जरिए बेहोश कर देने वाली गैस कॉम्प्लेक्स के अंदर इंजेक्ट कर दी जाए तो लामहला वहाँ काम करने वाले सब अफराद बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद हम इत्मीनान से किसी भी जगह को तोड़कर अंदर दाखिल हो सकते हैं, इमरान ने कहा तो जूलिया बेइख्तियार उछल पड़ी। ओह वाकई, लेकिन ये ताज़ा हवा हासिल करने वाले रास्ते कहाँ होंगे? और वो जाहिर है वैसे ही ज़मीन पर तो ना बने हुए होंगे।
इन्हें खुफिया रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए होंगे। जूलिया ने जवाब देते हुए कहा, इन्हें तो तलाश करना है, यहाँ निशानात मौजूद हैं। तुम ऐसा करो कि सवाली से कहकर इस सारे इलाके का तफसीली नक्शा मंगवा लो। इससे कम से कम हतमी तौर पर इस स्पॉट का इल्म हो जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। गुड, ये वाकई काबिल अमल तरीका है। मैं अभी मंगवाती हूँ नक्शा, जूलिया ने कहा और उठकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। और इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि इसे भी मालूम था कि बज़ाहिर ये आसान लग रहा है, लेकिन दर हकीकत ये इंतहाई मुश्किल और जान जोखों का काम होगा, क्योंकि यही इस कॉम्प्लेक्स का सबसे कमज़ोर पॉइंट है। इसलिए लामहला इसे हर लिहाज से कवर करने की कोशिश की गई होगी, लेकिन इसे यकीन था कि अगर इस पॉइंट पर कोशिश की जाए तो बहरहाल इसे ट्रेस किया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।